Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 2nd May 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Article 142 of the Constitution. And this topic is important from our syllabus GS paper 2, Indian polity point of view. सबसे पहले करंट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं और फिर देखेंगे आर्टिकल 142 के बारे में। देखते हैं आखिर क्यों 142 को लेकर के चर्चा हो रही है। तो देखिए, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग डिग्री ऑफ डाइवोर्स इज़ ऑफन टाइम कंज्यूमिंग एंड लेंदी ओइंग टू लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर केसेस पेंडिंग बिफोर फैमिली कोर्ट। सरल सा मतलब इसका ये है कि डिवोर्स के केसेस जो हैं वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। डिवोर्स के जो केसेस हैं वो नॉर्मली फैमिली कोर्ट्स में रिजॉल्व किए जाते हैं, राइट, और उसमें काफ़ी वक्त लगता है। और ये जो मौजूदा केस है दैट इज़ रिगार्डिंग टू इंडिविजुअल्स, शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन। दे वांटेड टू टेक डिवोर्स बट दे डिड नॉट वांटेड टू और दे डिड नॉट वांट टू गो थ्रू दिस टाइम कंज्यूमिंग लेंदी प्रोसेस जो फैमिली कोर्ट में लगता है। तो दैट इज़ वाई द मैटर वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट एंड 5 judges constitutional bench of the Supreme Court ruled that it can exercise its power to do complete justice under Article 142 of the Constitution to dissolve even a marriage. सरल भाषा में मैं कहूँ, जो डाइवोर्स के केसेस होते हैं उनमें काफ़ी सारा वक्त लगता है क्योंकि वो मामला फैमिली कोर्ट में जाता है और फैमिली कोर्ट में वैसे भी कई सारे केसेस, इस तरह के केसेस पेंडिंग रहते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है आर्टिकल 142 के अंतर्गत कि वो डिवोर्स के केसेस को एकदम इंस्टेंट तरीके से वो रिजॉल्व कर दे इन ऑर्डर टू डू जस्टिस। इफ़ द सुप्रीम कोर्ट इज़ कन्फर्म्ड कि द मैरिज इज़ नाउ इरिट्रीवेबली broken down and now the parties cannot revive their relationship, उस केस में सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 142 के अंतर्गत ये पावर है कि सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस करने के लिए मैरिज को उसी वक्त ख़त्म कर दे। तो इस कारण से 142 को लेकर के फिर से चर्चा होने लगी है। आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, इसके बारे में क्या लिखा है संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 142 प्रोवाइड्स डिस्क्रिशनरी पावर टू द सुप्रीम कोर्ट as it states that the Supreme Court in the exercise of its jurisdiction may pass such decree or make such order as is necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it। तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है आर्टिकल 142 के अंतर्गत ऐसे कुछ ऑर्डर रिलीज करने के जो ज़रूरी हैं किसी एक पर्टिकुलर मैटर में जस्टिस इंश्योर कराने के लिए, कंप्लीट जस्टिस इंश्योर कराने के लिए। और वो जो ऑर्डर होगा दैट विल बी इन्फोर्सिएबल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया इफ़ द सुप्रीम कोर्ट वारंट सो। तो सरल भाषा में आप समझिए, एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के पास पार्लियामेंट की तरह कानून बनाने जैसा पावर आ गया है। सीधा सीधा वो कानून बना नहीं रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो भी आदेश देगा आर्टिकल 142 के अंतर्गत, और वो कहता है कि ये आदेश पूरे भारत की धरती पे, पूरे भारत में मान्य होगा थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास मोर और लेस लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट जैसे पावर आ गया है टू मेक अ पर्टिकुलर लॉ। अब इसको लॉ नहीं कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश कह रहे हैं, बट मोर और लेस इस सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है जिसको हम लोग कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट डिक्री, इट विल हैव ग्रेविटी एज दैट ऑफ एनी पर्टिकुलर लॉ। Article 142 provides a unique power to the Supreme Court to do complete justice between the parties where at times the law or statute may not provide a remedy। तो आर्टिकल 142 का पर्टिकुलरली उन केसेस में इस्तेमाल करती है सुप्रीम कोर्ट जहाँ पे कोई क्लियर कट कानून नहीं है, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 की मदद से आदेश देती है। तो इसीलिए इसको नाम दिया जाता है कि जहाँ पे भी स्टैचूटरी वॉइड हो, स्टैचूटरी वॉइड मतलब जहाँ पे भी कानून ना हो, कानून को लेकर के एम्बिग्विटी हो, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके ऐसे आदेश दे सकती है जिसके जो वेटेज है या ग्रेविटी है दैट वुड बी लाइक एनी अदर लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट। सुप्रीम कोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट केसेस में जहाँ पे आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया है वो ज़रा देखते हैं। भोपाल गैस ट्रेजिडी केस में सुप्रीम कोर्ट ने उसके विक्टिम्स के परिवारजनों को कंपनसेशन दिलवाया था समवेयर क्लोज टू $470 मिलियन।
by using Article 142. बाबरी मस्जिद demolition केस में सुप्रीम कोर्ट ordered framing a scheme by the center for formation of a trust to construct a राम मंदिर। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में क्या किया था कि आदेश दिया था हाईवे के आसपास में, हाईवे के लगभग 500 मीटर की दूरी पे शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ड्रंक ड्राइविंग। तो आप सोचिए जहाँ पे भी पर्टिकुलर कानून नहीं है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आदेश दे करके वो एक कानून के तरीके का एक आप समझिए ऑर्डर पास कर रही है जिसकी ग्रेविटी किसी एक पर्टिकुलर कानून की तरह हो। राजीव गांधी असैसिन के केस में जिसका नाम था पेरारी वेलन, The Supreme Court invoked Article 142 under which it has empowered to pass any order necessary to do complete justice। तो उसी का इस्तेमाल करके अभी हाल फिलहाल में इनको रिलीज़ किया गया है, पेरारी वलन को रिलीज़ किया गया है। 1997 में इन विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस में सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस दिया फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। बहुत बाद में जाकर के 2013 में इसको लेकर के एक प्रॉपर कानून बना, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। नहीं तो तब तक कानून नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का ये जो आदेश था विशाखा गाइडलाइन, उसी के बेसिस पे विमेन को प्रोटेक्ट किया जा रहा था अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। अब ये सुन करके तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि जहाँ पे भी कानून वॉइड है, चुप है, स्टैचूटरी साइलेंस है या स्टैचूटरी वॉइड है, वहाँ पे जुडिशियरी अपने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके कंप्लीट जस्टिस के लिए आदेश सुनाएगी, ऑर्डर देगी। बट कई सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं वो इस प्रोविज़न को ऑफ आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं एज जुडिशियरीज अटेम्प्ट to interfere into the legislative branch and the executive branch of the government। देखिए हमारा देश का जो संविधान है that works on the principle of separation of power। Legislatures have power to frame law, executives have power to implement law, and judicial branch have power to adjudicate a law and in case of any ambiguity interpret the constitution। तो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट हैव पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। बट ये क्लियर कट डिवीजन ऑफ पावर है। बट इन सम केसेस, इन दिस पर्टिकुलर केस यू सी द जुडिशियल ब्रांच इज गेटिंग सम पावर टू मेक लॉ। सीधा सीधा लॉ नहीं कह रहे उसको, बट आर्टिकल 142 इज गिविंग देम पावर एट पार विद द लेजिस्लेचर्स एंड दिस कुड बी सीन एज वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ पावर, a principle of separation of power, and that is how some constitutional experts criticize this particular provision article 142 as a means of judicial overreach। judicial overreach होता क्या है? देखिए जुडिशरी अपने इस पावर को जस्टिफाई करती है आज जुडिशियल एक्टिविज्म कि वी आर बीइंग प्रोएक्टिव इन ऑर्डर टू इंश्योर जस्टिस। लेकिन जुडिशरी जब अपने जो वेल डिफाइंड ट्रेडिशनल डोमेन है उससे बाहर जा कर के जब भी कोई फैसला सुनाती है तो वो फैसला देखने वालों के नज़रिए से दो तरीके से देखा जा सकता है। द क्रिटिक्स वुड कॉल इट जुडिशियल ओवर रीच, मीन्स अटेम्प्ट बाय जुडिशरी to encroach into the legislative and executive wing of the government, while supporters would say that this is judicial activism। Why? Because judiciary has intervened into an area where in general the legislatures and executives should have intervened, but they did not or they could not, and that is why judiciary went there and released this order using article 142 in order to ensure complete justice। तो जब भी जुडिशियरी अपने ट्रेडिशनल डोमेन से बाहर जाकर के कुछ भी फैसला सुनाती है, जैसे इस पर्टिकुलर केस में आप देख रहे हैं बाबरी मस्जिद हो, लीकर सेल बैन हो, और ये जो फैसले सुनाते हैं अपने ट्रेडिशनल डोमेन से बाहर जाकर के यूजिंग आर्टिकल 142, इसको जुडिशरी के जो सपोर्टर्स हैं वो जुडिशियल एक्टिविज्म कहेंगे कि प्रोएक्टिव तरीके से जुडिशरी ने जस्टिस इंश्योर कराया है जब लेजिस्लेचर्स और एग्जीक्यूटिव्स फेल टू डू सो। जबकि क्रिटिक्स वुड कॉल इट जुडिशियल ओवररीच, दैट जुडिशरी इज अननेसेसरीली इंटरवीनिंग इनटू द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव विंग ऑफ द गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही आर्टिकल 142 का कैसे इस्तेमाल करना है उसको लेकर के एक गाइडलाइन रिलीज़ किया है। इन प्रेमचंद गर्ग केस सुप्रीम कोर्ट डिमार्केटेड द कंटूर्स ऑफ द यूज ऑफ इट्स पावर अंडर आर्टिकल 142। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि द ऑर्डर रिलीज्ड अंडर आर्टिकल 142 मस्ट बी कंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा ना हो कि आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके आप कुछ ऐसे आदेश पास कर दे जो किसी भी इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स को वॉलेट कर रहा हो। सेकंड,
प्रेमचंद गर्ग केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कैन नॉट इवन बी इनकंसिस्टेंट विद सब्सटेंसिव प्रोविजन ऑफ द रिलेवेंट स्टैट्यूटरी लॉज। तो जो मौजूदा कानून है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश आर्टिकल 142 के अंतर्गत इन जनरल नहीं जाना चाहिए। इसी तरह की बात सुप्रीम कोर्ट ने फिर से दोहराई स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस उमा देवी केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया जाएगा इन अकॉर्डेंस टू लॉ नॉट अकॉर्डिंग टू सिंपथी। मतलब सुप्रीम कोर्ट को जो मर्जी आएगा वो आदेश नहीं सुनाएगा आर्टिकल 142 के अंतर्गत। सुप्रीम कोर्ट विल टेक केयर ऑफ द लीगैलिटी ऑफ द प्रोविजन एंड इट विल नॉट गेट इनटू एनी पर्टिकुलर or it will not give any particular directive which will be clearly against any existing statute or law। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने प्रेमचंद गर्ग केस में और स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस उमा देवी केस में, दोनों ही केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके का अपने ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश की है कि वी शुड नॉट इंक्रूच इनटू द लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड ओरिजिनली द लॉ मेकिंग पावर शुड बिलोंग टू द लेजिस्लेचर्स एंड सुप्रीम कोर्ट हैज ट्राइड टू कर्टेल इट्स पावर अंडर आर्टिकल 142। येट टाइम एंड अगेन सुप्रीम कोर्ट ऐसे कुछ बात कर देती है, ऐसे कुछ आदेश दे देती है आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके, जिसमें लगता है कि इट वॉज नॉट सो मच important and the Supreme Court could have allowed the legislatures to intervene and take right decision। जैसे इस पर्टिकुलर केस में ही देखिए, सुप्रीम कोर्ट को मैरिजेज के केस में, डिवोर्स के केसेस में इतना ज़्यादा प्रोएक्टिव फैसले लेने की ज़रूरत उनको नहीं थी एज पर सम कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट। आर्टिकल 142 पे यूपीएससी ने 2019 प्रीलिम्स में सवाल पूछा था। दिस वाज द क्वेश्चन, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ पे हमने एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया आपको। आर्टिकल 142 when used by the Supreme Court leads to judicial overreach, critically analyze। तो जब आपके पास ये स्टेटमेंट दिया, ये डायरेक्टिव वर्ड दिया है क्रिटिकली एनालाइज, मतलब आपको दोनों ही साइड से लिखना है। आपको सरल भाषा में आर्टिकल 142 से कैसे कंप्लीट जस्टिस होता है वो भी कहना है। आपको ये भी एक्सप्लेन करना है कि हाउ आर्टिकल 142 समटाइम्स लीड्स टू जुडिशियल ओवर रीच। यहाँ पे मैंने अटेम्प्ट किया है ये क्वेश्चन। आप सीधा सीधा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और इसको सबमिट कर सकते हैं आप इवैल्यूएशन पर्पस के लिए। जो स्टूडेंट्स भी इस आंसर को लिखने में डिफ़िकल्टी फेस कर रहे होंगे वो इस हिंट्स को पढ़ करके वो अपना आंसर लिख सकते हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इंडिया एंड SDG टारगेट्स। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर टू गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो हाल फिलहाल में हुआ क्या है, आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वॉज एड्रेसिंग द फर्स्ट मीटिंग ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स अंडर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी, और वहाँ पे उन्होंने चर्चा की SDG गोल्स के प्रोग्रेस को लेकर कि SDG गोल्स को अटेन करने में क्या प्रोग्रेस हमने अभी तक अचीव किया है। तो देखेंगे कि हमने क्या प्रोग्रेस SDG को लेकर के अचीव किया अभी तक। SDG की अगर बात की जाए, आई होप आपको पता ही होगा, बट फिर भी मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। 2015 में ये 17 टारगेट्स अटेन की इस्टेब्लिश किए गए। 2015 में ये 17 टारगेट्स इस्टेब्लिश किए गए बाय यूनाइटेड नेशन मेंबर्स फॉर ईच अदर, और थीम रखा गया ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड बाय 2030। इसमें 17 ग्लोबल गोल्स फिक्स किए गए। इंडिया इज ऑल्सो सिग्नेटरी टू द SDG गोल्स। ये 17 गोल्स आपको एज इट इज़ रटने हैं अगर आपको मेंस में नंबर चाहिए तो। टाइम एंड अगेन यू शुड बी कैपेबल ऑफ रिट्रीविंग कि दिस पर्टिकुलर स्टेप और दिस पर्टिकुलर स्कीम ऑफ गवर्नमेंट इज़ इन लाइन विद दिस पर्टिकुलर SDG गोल। आपको रटने ही होंगे तो आपको याद भी होगा, जैसे कि SDG नंबर 1 पॉवर्टी, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, इसको लेकर के देखते हैं। तो सारे स्टेप्स के लिए SDG नंबर 1 यानी कि नो पॉवर्टी के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाया जा रहा है, जनधन, आधार, मोबाइल, डिजिटल पब्लिक गुड्स बना दिया गया है, और इनको फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाया जा रहा है ताकि अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट मिल सके विद द मेन गोल ऑफ कर्बिंग डाउन पॉवर्टी। आज भी फिर भी हमारे देश में दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब हैं। जीरो हंगर के लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट या PM पोषण स्कीम, जो पहले मिड डे मील स्कीम हुआ करता था। SDG 3 के लिए यानी कि दैट इज़ अबाउट गुड हेल्थ एंड वेलबींग, इसके लिए नेशनल हेल्थ मिशन, PM अभीम स्कीम, आयुष्मान भारत स्कीम। SDG नंबर 4 क्वालिटी एजुकेशन के लिए समग्र शिक्षा या राइट टू एजुकेशन, यानी कि हर एक तरह के SDG के लिए मोटा मोटा आपको कुछ याद रखना होगा क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं भारत सरकार ने। SDG 5 जेंडर इक्वालिटी के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या स्मृति योजना एंड ऑल। SDG 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे मिशन। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी SDG 7, इसके लिए PM उज्ज्वला योजना, जिसमें
एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है पुअर हाउस होल्ड को, 8 करोड़ पुअर हाउस होल्ड को। उजाला स्कीम जिसमें एलईडी बल्ब लगाए जा रहे हैं हाउस होल्ड्स में। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, स्किल इंडिया मिशन इसके अंतर्गत आएगा इनिशिएटिव। नेशनल करियर सर्विस, मेक इन इंडिया, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें पीएम गति शक्ति, अटल इनोवेशन मिशन। रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, इसमें स्टैंड अप इंडिया स्कीम फॉर दलित who want to become entrepreneur. Sustainable city SDG number 11, अमृत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन। रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, इसके लिए आएगा मिशन लाइफ जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल, सर्कुलर इकोनॉमी का अप्रोच अपनाया जा रहा है। क्लाइमेट एक्शन, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, पंचामृत स्ट्रेटेजी, बिकमिंग नेट जीरो बाय 2070, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। लाइफ बिलो वाटर में आप कह सकते हैं मत्स्य संपदा योजना, ब्लू रिवॉल्यूशन 2.0। लाइफ ऑन लैंड पे काम्पा फॉरेस्टेशन ड्राइव, सस्टेनेबल हाईवेज। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन के लिए इंडिया इज बिकमिंग मेंबर ऑफ, और इंडिया इज मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन एजेंसीज लाइक ICJ, UNDP, UNEP एंड पार्टनरशिप फॉर गोल्स। ये तो सिंपल है, UNDP के लेवल पे वी आर पार्टनरिंग विथ अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इन ऑर्डर टू अटेन SDG गोल्स। SDG गोल्स को अटेन करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इंडिया ने क्या किया है, और इंडिया, भारत जो है वो दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने सब नेशनल लेवल पे, यानी कि स्टेट लेवल पे और यूनियन टेरिटरी लेवल पे अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी का SDG अटेनमेंट टारगेट को मेजर कर रहा है, जिसको हमने नाम दिया है SDG इंडिया इंडेक्स। तो इंडिया इज वर्ल्ड्स फर्स्ट गवर्नमेंट लेड सब नेशनल मेजर ऑफ SDG डेवलपमेंट। इट वाज लॉन्च इन 2018 एंड हैज़ बीन डेवलप्ड टू कैप्चर द प्रोग्रेस ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन देयर जर्नी टुवर्ड्स अचीविंग SDG। अब अगर बात की जाए SDG की, तो पॉजिटिव ट्रेंड ये है कि 33 में से 14 इंडिकेटर्स में इंडिया इज़ ऑन टारगेट, इंक्लूडिंग टारगेट्स लाइक नियोनेटल एंड अंडर 5 मोर्टेलिटी। Indicators such as eliminating adolescent pregnancy, reducing multidimensional poverty, and women having bank accounts have improved. बट अब कुछ कंसर्निंग ट्रेंड देखते हैं, ऐसी चीज़ें जो चिंता का विषय हैं। उसमें सबसे पहले ऑन टारगेट जो डेजिग्नेशंस हैं, दैट डज नॉट अप्लाई टू ऑल डिस्ट्रिक्ट्स इक्वली। अब हम बोल तो रहे हैं कि 14 टारगेट्स में से हम लोग आउट ऑफ 33, 14 में हम लोग का जो परफॉर्मेंस है दैट इज़ ऑन टारगेट, बट दैट इज़ ऑल्सो नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स। डिस्पाइट नेशनल पॉलिसी पुश, नेशनल क्लीन फ्यूल फॉर कुकिंग में मोर देन 2/3 ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स रिमेन ऑफ टारगेट। उज्ज्वला स्कीम में 2/3 डिस्ट्रिक्ट्स अभी भी ऑफ टारगेट में हैं। एक लैंसेट स्टडी हाल फिलहाल में कहता है कि इंडिया इज लाइकली टू मिस द डेडलाइन ऑफ अबाउट 50% ऑफ द SDG इंडिकेटर्स। ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट कहता है कि इंडिया वाज रैंक्ड 121 आउट ऑफ 163 कंट्रीज एज फार एज SDG गोल अटेनमेंट इज कंसर्न। तो ये सारे निगेटिव हैं कि कैसे हम लोग अपने SDG टारगेट्स को अटेन करने में मिस कर रहे हैं। इंडिया हैज स्टिल हाईएस्ट नंबर ऑफ पुअर 23 करोड़। सो पहला ही SDG गोल से हम डेविएट हो रहे हैं। इंडियाज़ ग्लोबल हंगर इंडेक्स में रैंक काफ़ी ख़राब है, 107 आउट ऑफ 121 कंट्रीज़। तो दूसरा SDG टारगेट में हम मिस कर रहे हैं। SDG से रिलेटेड ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन UPSC प्रीलिम्स 2016। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। और यहाँ पे मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। ये पूरा आंसर मैंने आपको लिख करके दिया है ताकि आपको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन की अंडरस्टैंडिंग और मजबूत हो। क्रिटिकली एनालाइज इंडियाज एफर्ट्स टुवर्ड्स अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड व्हाट कुड बी द कोर्स करेक्शन। तो इसमें दो बातें हैं, इंडिया ने क्या एफर्ट्स लिए हैं, ये है पहला डायरेक्टिव वर्ड, पहला की वर्ड। एफर्ट्स इंडिया ने क्या लिए हैं SDG गोल्स के लिए और क्या कोर्स करेक्शन होंगे। तो सीधी सी बात है, पहले आपको SDG के बारे में बताना होगा, फिर इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए वो बताना होगा, फिर थोड़ा बहुत कमियाँ बतानी होंगी, तभी जाकर के ट्रांजिशन बन पाएगा कि अभी ये कमी है वो कमी, और फिर जाकर के आपको कोर्स करेक्शन बताना होगा। तो यहाँ पे SDG के बारे में बता दिया मैंने, 17 गोल्स बता दिए। फिर इंडिया के एफर्ट्स अलग अलग फील्ड्स में पूरे A to Z 1 से लेकर के 17 तक सारे गोल के लिए नहीं लिखा है, कुछ मोटे मोटे लिख दिए। फिर सम डाउन साइड्स इन SDG टारगेट अटेनमेंट, तो ग्रोइंग कन्फ्लिक्ट, नो सीरियस एफर्ट। और फिर आप देखेंगे कोर्स करेक्शन में क्या क्या किया जा सकता है। डाउन साइड में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, ये सारी चीज़ें भी ऐड की जा सकती हैं कि यूनिफॉर्म तरीके से SDG गोल पूरे इंडिया भर में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। हंगर इंडेक्स में अभी भी रैंक ख़राब है और दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब हमारे यहाँ हैं। यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने लिखा नहीं है, बट और आप बना करके लिख सकते थे डाउन साइड्स, और फिर आप कोर्स करेक्शन देते कि ये सब किया जा सकता है फॉर इम्प्रूवमेंट।
The next article is about 33rd death anniversary of Bodoffa, and this topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. तो बोडोफा यानी कि उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जी के बारे में तो आप जानते होंगे, मैंने कई दफ़ा पहले भी कराया है, लेकिन जैसे पिछले बार कालीचरण ब्रह्मा जी से रिलेटेड सवाल आया था, इस बार उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जी पे आ सकता है, तो इसलिए इनके बारे में एक बार फिर ज़रा देख लेते हैं. ही वॉज 8th प्रेसिडेंट ऑफ ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन and he was born in Kokrajhar district of Assam. He got title of Bodofa, that is guardian of Bodo, was given to him posthumously by the people of the Bodo region. And since his death anniversary is 1st May, and that is why this day is observed as बोडोफा डे, और कल था ये दिन, इसी कारण से बोडोफा डे के कारण ये आज आर्टिकल आया है अखबारों में. उनका जो बर्थ एनिवर्सरी है दैट इज़ 31st मार्च, दैट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज छात्र दिवस बाय आवर चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा साहब. उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जी की बात की जाए तो ही वॉज इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन इन 1986 एंड हिज मेन एम वॉज टू रीस्टोर द ग्लोरियस पास्ट ऑफ द बोडोज, एंड दैट इज़ वाई अ हिस्टोरिक 92-point चार्टर डिमांड was placed by Upendranath Brahma and his supporters to the then Chief Minister of Assam Praful Kumar Mahanta and Governor Bhism Narayan Singh at Raj Bhavan. जो key demands थे that was immediate implementation of Bodo as of associate official language in Kokrajhar district and Udalguri subdivision, establishment of Central University at Kokrajhar, inclusion of Bodo Kacharis of Karbi Anglong and North Kachar Hills Autonomous District into 6th schedule of the Constitution, and introduce Bodo language as optional subject in the exam conducted by APSC and UPSC. तो कई सारे डिमांड्स पूरे हुए भी, बट अनफॉर्चुनेटली ये डिमांड्स पूरे हुए इन बोडोफा यानी कि उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जी के डेथ के बाद. फॉर एग्जांपल बोडो लैंड ऑटोनोमस काउंसिल वॉज क्रिएटेड इन 1993. It was given status of autonomous council under 6th schedule in 2003. So you can say that Bodofa was instrumental in securing autonomous council to the Bodo region, but unfortunately he was not alive to witness it. Since he expired in 1990, on autonomous council मिला 1993 में through a law of the state government, और 1993 के बाद 2003 में इसको शेड्यूल 6 के अंतर्गत ऑटोनोमस काउंसिल का दर्जा दिया गया एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन. उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जी पे इस तरह का छोटा सा सवाल आ सकता है. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा, 10 marks 150 वर्ड्स. यहाँ पे मैंने हिंट्स दे रखा है, यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. एंड द नेक्स्ट आर्टिकल इज अ स्मॉल आर्टिकल, ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हेमकोश. तो हेमकोश आप जानते हैं, इट इज़ सेकेंड डिक्शनरी. आपने प्रीलिम्स का अगर एग्जाम दिया हो तो आपको पता होगा, अदरवाइज अगर आपने अभी भी तैयारी शुरू की है तो ध्यान से देखिएगा. हेमकोश इज सेकेंड डिक्शनरी ऑफ असमीज लैंग्वेज, द फर्स्ट etymological Assamese dictionary, and overall it is second Assamese dictionary. फर्स्ट डिक्शनरी की बात की जाए, इट इज़ फर्स्ट एटिमोलॉजिकल डिक्शनरी, यानी कि शब्दों का मीनिंग बता करके डिक्शनरी लिखने वाला पहला है हेमकोश. ओवरऑल इट इज़ सेकेंड डिक्शनरी ऑफ एसएमईज. पहला डिक्शनरी ऑफ एसएमईज हैज़ बीन कंपाइल्ड बाय डॉक्टर माइल्स ब्रॉनसन. ये हेमकोश की बात की जाए तो इट वॉज कंपाइल्ड बाय हेमचंद्र बरुआ इन 19th century. हाल फिलहाल में हुआ क्या है कि ये जो हेमकोश है उसका ब्रेल वर्जन रिलीज़ किया गया है बाय एडिटर ऑफ अखोमिया प्रतिदिन, और अब जब इसका ब्रेल वर्जन रिलीज़ किया गया उसके बाद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अथॉरिटी हैज़ ऑफिशियली हैंडेड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट फॉर लार्जेस्ट बाईलिंगुअल ब्रेल डिक्शनरी फॉर ब्रेल एडिशन ऑफ एसएमईज डिक्शनरी हेमकोश. तो हेमकोश था, हेमकोश का ब्रेल वर्जन रिलीज़ किया गया और उसका के बाद अब इसके लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला में इसका नाम दर्ज किया गया है फॉर बीइंग द लार्जेस्ट बाईलिंगुअल ब्रेल डिक्शनरी. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. इंटरनेशनल वर्कर डे हर साल 1 मई को मनाया जाता है, बट इस दिन हे मार्केट अफेयर नहीं हुआ था. इट हैपेंड ऑन 4th में, सो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. एंड एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन इज फिटेड ऑन कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स. सो पहला स्टेटमेंट गलत है, लेकिन दूसरा सही है. इट इंक्रीजेज द एंड्योरेंस कैपेसिटी ऑफ सबमरीन. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.